हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे। मैं राय सर। आज से एक नए सीरीज़ की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं और वो है SVA यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एप्लीकेशन और इसका एप्लीकेशन स्पॉटिंग एरर के माध्यम से। ये स्पॉटिंग एरर विथ रूल्स, जहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अप्लाई करना सीखेंगे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस पे। ये उसका पहला सीरीज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ब्रिलियंटली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है और ये मेरे हिसाब से नेवर से नेवर सीरीज़ है कि कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति सामने आ जाए, और मेहनत करती रहनी चाहिए। सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, स्पॉटिंग एरर विथ रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला सीरीज़ हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा स्पॉटिंग एरर का पहला सीरीज़ है और देखते हैं कि इस सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो है आपसे कुछ डिमांड करते हैं, आपके ग्रामेटिकल नॉलेज को चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर के नॉलेज को अच्छी तरह से चेक करेंगे और उसको रिवाइज भी कर लेंगे। देखते हैं। नीदर ऑफ देम यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सेंटेंस की शुरुआत हुई है नीदर ऑफ। सेंटेंस की शुरुआत हुई है नीदर ऑफ। तो रूल्स के हिसाब से जब हम लोग नीदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ इस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिए ऑफ के बाद जिस नाउन या प्रोनाउन को हम यूज़ करेंगे, जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल सेंस में होगा। वो हमेशा किस सेंस में होगा? प्लूरल सेंस में होगा। लेकिन उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा, आप हमेशा याद रखें कि वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। हमेशा क्या होगा? वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आर है ये हमारा बी पार्ट में एरर है और यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। एक्सप्लेनेशन आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, है ना। याद रखिए, नीदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, जब भी इस तरह के फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस को शुरुआत करने में, उनके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन हमारा प्लूरल होगा, लेकिन हमारा जो वर्ब होगा वो हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। बी पार्ट में हमारा एरर है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा इज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कह रहा है? यू मस्ट आइदर be regular with your studies and study for longer period before the examination। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आइदर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो बच्चों आप जानते हो, जब भी हम लोग आइदर नाम के कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ये और से फॉलो होता है, और जब हम नाइदर नाम के कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ये नॉर से फॉलो होता है। जब हमने यहाँ पे आइदर से स्टार्ट किया है, आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज़, ये आइदर के बाद ये फॉलो करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो आप देखिए सी पार्ट में ये एंड यहाँ पे गलत है, क्योंकि आइदर कभी भी अपने साथ एंड नहीं लेता है बल्कि और लेता है, और के बाद ये हमारा फ्रेज एग्जामिनेशन तक कंप्लीट हो जाएगा, और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। कंजंक्शंस आपने पढ़े होंगे, या उसको मैं यहाँ रिवाइज कर देता हूँ कि आइदर के बाद और नाइदर के बाद नॉर का इस्तेमाल करेंगे। बीच में ये जो डॉट आप देखते हैं, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन या कोई फ्रेज का इस्तेमाल होता है। और अब याद रखें, आइदर और एक पेयर में यूज़ होता है। जिन दो अलग अलग शब्दों के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट हो, नाउन हो, वर्ब हो, चाहे कोई फ्रेज हो, जैसे कि यहाँ है बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एक फ्रेज है, स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन एक फ्रेज है। जब भी इन दो अलग अलग चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए, पहले के ठीक पहले आइदर का इस्तेमाल होगा और दूसरे के ठीक पहले और का इस्तेमाल करना है। इसे और किसी जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे अगर सेंटेंस में दो अलग अलग वर्ब दिए गए हों तो पहले वर्ब के पहले आइदर और दूसरे के पहले और का इस्तेमाल करना हो। अगर दो अलग अलग नाउन दिए हैं तो पहले नाउन के पहले आइदर और दूसरे नाउन या प्रोनाउन के पहले हमें और का इस्तेमाल करना है। दूसरे किसी भी जगह इन्हें डेविएट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आप याद रखें, एग्जाम्स में एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जरूर देते हैं जो आपको कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स announced by the government are bound to
इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, ठीक है, फॉलोड बाय अ वर्ब, अनाउंस किस तरह किया गया, बाय द गवर्नमेंट, ओके। आर, क्योंकि ये आर जो है सब्जेक्ट को फॉलो करेगा और सब्जेक्ट है द न्यू टैक्सेशन रेट्स जो कि प्लूरल है, तो यहाँ तक तो ठीक है। आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, यानी कि यहाँ पे ये एक्सपोर्ट सेक्टर पे असर डालेगा ही, यानी असर डालने की बात कर रही है। आप यहाँ देखिए इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, एक होता है इफेक्ट और एक होता है इफेक्ट। इफेक्ट हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं और इफेक्ट हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा होगा, ये आसान बना देता है हमारा एक वर्ड टू। टू के साथ हम जानते हैं, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसे हम इन्फिनिट वर्ब कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिट वर्ब कहते हैं। अगर यहाँ पे टू है तो इसके बाद हमें वर्ब चाहिए और इफेक्ट हमारा नाउन है जो कि गलत है। हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा सी पार्ट में एरर है, सो हमारा सही आंसर क्या होगा, इफेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, He walked 5 miles, which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill. अब स्टूडेंट देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखें सो ही के बाद वर्ब का इस्तेमाल किया है, चलिए कोई नहीं है, क्या किया है, he walked 5 miles। देखिए माइल्स, माइल का प्लूरल क्या बनता है, माइल्स बनता है, तो इट सीम्स टू बी प्लूरल और ये है भी प्लूरल। लेकिन माइल्स जो है एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। क्या है, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट के पहले जब हम न्यूमरल एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव, जब हम न्यूमरल एडजेक्टिव यानी 5, 6, 7, 1, 2, 3 का इस्तेमाल करते हैं, सो कलेक्टिवली ये माइल्स प्लूरल होने के बावजूद भी ये 5 माइल्स जो है एक सिंगुलर यूनिट की तरह फंक्शन करता है, एक सिंगुलर यूनिट की तरह फंक्शन करता है जो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, जो कि यहाँ पे आर दिया हुआ है जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 माइल्स एक सिंगुलर यूनिट की तरह यूज़ किया गया है क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव को यूज़ किया गया है यूनिट ऑफ मेजरमेंट के पहले, तो ये पूरा फ्रेज जो है यूनिट जो है सिंगुलर यूनिट कहलाएगा। हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए हमारा इज बिल्कुल सही जवाब है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, आइदर माई फ्रेंड्स और अ प्यून आर कमिंग टू स्कूल विद द मटेरियल टुडे। सो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान तो जाता है कि हमने सेंटेंस की शुरुआत आर से की है और ये फॉलो होता है और से, तो ये तो कॉम्बिनेशन ठीक है। और यहाँ पे दो अलग अलग नाउन्स कौन से हैं, फ्रेंड्स और एक पियोन, तो इनके पहले आइदर और ठीक इनके पहले और का इस्तेमाल है, यानी ये भी ठीक है। गलती ये है कि आप यहाँ देखिए, यहाँ आर गलत है। क्यों गलत है, याद रखिए जब भी हम किसी सेंटेंस को आइदर और, नाइदर नॉर या और या नॉर से हम ज्वाइन करते हैं, तो याद रखिए आगे आने वाला जो वर्ब होता है वो अपने सबसे नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार फॉलो होता है, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो आप देखें हमने यहाँ पे आइदर और से ज्वाइन किया है, तो यहाँ जो आने वाला वर्ब है अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, अप्यून। और अप्यून क्या है, अप्यून जो है वो सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आर गलत होगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा इज, यानी कि यहाँ बी पार्ट में गलत था, हमें इज होगा। याद रखिए आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर से जब हम दो सब्जेक्ट्स नाउन या प्रोनाउन किसी को भी ज्वाइन करते हैं तो सेंटेंस में आगे आने वाला वर्ब अपने ठीक पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार फॉलो होता है कि वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। लूनर यानी चंद्रमा के आकर्षण की वजह से, उसके प्रभाव की वजह से ज्वार भाटा आता है, इसे हम लोग राइज एंड फॉल कहते हैं। जैसे कि अभी सब हिंदी में कहा, ज्वार भाटा, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कैरेज, कप एंड सॉसर, है कि नहीं। उसके बाद द राइज एंड फॉल, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने इसे एंड से ज्वाइन किया है। हाँ बिल्कुल हमने एंड से दोनों को ज्वाइन किया है, लेकिन ये दोनों दो टू सेपरेट सब्जेक्ट्स नहीं
बल्कि दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और दोनों एक पेयर के रूप में यूज़ होते हैं, पेयर के रूप में यूज़ होते हैं और ये हमेशा एक सिंगुलर सेंस में यूज़ होते हैं। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है राइज एंड फॉल यानी कि ज्वार भाटा हमेशा साथ में यूज़ होता है। आप ज्वार अलग भाटा अलग नहीं बोल सकते। द राइज एंड फॉल, द कप एंड सॉसर, द हॉर्स एंड कैरेज, इस तरह के जो पेयर वाले वर्ड्स होते हैं जब उनसे सेंटेंस को शुरू किया जाता है तो ये सब्जेक्ट होता है और ये हमेशा पेयर में यूज़ होने की वजह से ये हमेशा सिंगुलर सेंस में होता है। इसलिए हमारा जो वर्ब होगा वो उसी को फॉलो करेगा। इसलिए यहाँ पे आर जो है वो गलत है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इज होगा। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 7 जिसकी शुरुआत हुई है मैनी ए से। बहुत स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं, ये कंफ्यूजन आज मैं दूर कर देता हूँ। याद रखिए, मैनी अ मैन हैव सक्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन। मैनी ए, आप हमेशा याद रखिए मैनी ए ये एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है? सिंगुलर प्रोनाउन होता है। और याद रखिएगा आप इसके साथ जब भी किसी नाउन का इस्तेमाल करें, चाहे वर्ब का इस्तेमाल करें, चाहे आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, ये सब सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ये सब क्या होंगे? ये सब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे। तो यहाँ पे मैन, एम मैन बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा जो वर्ब है, देखिए नाउन को तो सिंगुलर सेंस में यूज़ किया गया है, मैंने कहा वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। यहाँ हैव जो है प्लूरल है, यहाँ पे क्या होगा? हैज़ होगा। ये रूल आप हमेशा याद रखें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ए मैनी से, मैनी ए से हम सारे करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है मेमोरी बेस पे। क्वेश्चन कहता है द इंट्रोडक्शन ऑफ, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो या आप पूछिएगा, सवाल कीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? आंसर है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। ये पता है ये क्वेश्चन किस तरह से है? ये क्वेश्चन इस तरह से है, द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स, और हमें यहाँ ब्लैंक दिया रहता है, पूछा जाता है कि यहाँ पे इज होगा या आर होगा। यानी दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। द एक्चुअल सब्जेक्ट इज नॉट द फ्लावर्स। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, फ्लावर्स को देख के यहाँ पे वो आर पुट कर देते हैं, जो बिल्कुल एक ब्लंडर है, हॉरिबल मिस्टेक है। आप देखिए, हम फ्लावर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फ्लावर्स के स्मेल की बात कर रहे हैं। स्मेल यानी कि सुगंध, और सुगंध को आप काउंट नहीं कर सकते, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी यहाँ इज होगा। ठीक इसी तरह से है ना, इसे कहते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स। यहाँ पे क्या फॉलो होगा? इज फॉलो होगा, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स। प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, उनकी टीम तो एक ही है ना। तो हम टीम के हिसाब से एक्चुअल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके वर्ब को फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरह से हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थिंग। हम इनके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इस लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस है, हम इनके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। और देखिए द इंट्रोडक्शन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा वर्ब यहाँ बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी कि हैज़ होगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे है द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, यहाँ पे है द न्यूअर टाइप ऑफ व्हाट, द न्यूअर टाइप ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, what automatic washing machines, but this is actually not the subject. The actual subject is the newer type, और the newer type क्या है? हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो वॉश यहाँ पे अपने फर्स्ट फॉर्म में है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में है। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ये नहीं लगती है तो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। द न्यूअर टाइप, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेटिक मशीन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूअर टाइप ऑफ एनीथिंग। ऑफ के बाद आप कुछ भी डालिए, पर आपका एक्चुअल सब्जेक्ट जो होगा वो होगा द न्यूअर टाइप।
तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और वॉश का सिंगुलर क्या होता है, वॉशेस। सो ये हमारा करेक्ट होगा, वॉश यहाँ बिल्कुल गलत है। सो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिमिलर है, और इससे आपके ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। दीज डेज, सो दीज प्लूरल प्रोनाउन है तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्लूरल है इसलिए आर लगा, बिल्कुल सही है। आर नॉट एज बेटर एज दैट यूज टू बी इन द अर्ली 70s। यानी कि आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हमने बेटर को इस्तेमाल किया है। बेटर क्या होता है, गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है, जिसके बाद हम लोग देन का इस्तेमाल करते हैं, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट, जिसके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं, जो इसके पहले लगता है। गुड जो है पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। हम जब यहाँ पे एज और एज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडजेक्टिव ग्रामेटिकल लेसन में आपको पता होगा कि जब भी हम एज और एज का इस्तेमाल करते हैं तो एज और एज का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ, यानी एडजेक्टिव के बेस वर्ड के साथ किया जाता है, ना कि कंपैरेटिव और ना ही सुपरलेटिव के साथ, यानी कि पॉजिटिव बेस फॉर्म के साथ किया जाता है, चाहे वो एज हो या हो सो एज। लेकिन इनके बीच जो एडजेक्टिव वर्ड इस्तेमाल होना है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल होगा। यहाँ बेटर का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन नहीं है। यहाँ हमने एज का इस्तेमाल करके पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ बेटर नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा गुड, तो यहाँ बेटर गलत है, हमारा सही आंसर क्या होगा, गुड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि when viewed with his point of view the entire episode assumes a different color altogether। सो यहाँ पे कहाँ एरर है ना। देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कौन सा रूल यहाँ अप्लाई होता है। एक्चुअली यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई रूल अप्लाई ही नहीं होता है। अगर आप इसे अब ध्यान से देखें, विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक्चुअली एक ईडीएम है, ठीक है, और इसका सही ईडीएम है फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू। और जब भी हम सेंटेंस में किसी इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, हमें उसे एज इट इज़ फॉर्म में रखना होता है। हम उसके साथ, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। वो एज इट इज़ सेंटेंस में उसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो विथ का इस्तेमाल किया गया है ये बिल्कुल गलत है, यहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, और फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये करेक्ट इडियम है। तो हमारा एरर जो है वो पार्ट ए में था, ये गलत है। सही इडियम होगा फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू। इडियम को ज़रूर पढ़ना चाहिए, एग्जाम्स में उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम स्किप कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर वुड बी नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। आर्बिट्रेटर जो झगड़े का सुलझाव करता है, बीच बचाव करता है ना, मीडिएटर जो होता है ना। तो देखते हैं, टू सेटल यहाँ पे इंफिनिटिव वर्ब है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है। वुड बी नो यूज, बोथ द पार्टीज, बोथ है तो प्लूरल होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अनलेस, याद रखिए अनलेस और अनटिल है ना, इस तरह के जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। कैसे वर्ड होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उनमें नेगेटिव सेंस होता है, इसलिए उनके साथ जो क्लॉज होता है, यानी कि ये पूरा, इसमें कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह का नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे रखा है अनलेस और अनटिल के साथ, ये बिल्कुल पॉजिटिव होगा। और देखिए यहाँ बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी सही है। गलत क्या है, आप देखिए यहाँ पे इट जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, और इट के बारे में कहा जा रहा है इफ इट इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड एक वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर कहता है, यहाँ पे वर्ब यहाँ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन को जो नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और यहाँ पे एक्सेप्टेड का जो इस्तेमाल हुआ है ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए यहाँ पे जो हमें वर्ड चाहिए वो वर्ब की जगह क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और वो होगा एक्सेप्टेबल। क्या होगा, एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे हमें एक्सेप्टेबल यानी कि एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है, ना कि
वर्ब की। सो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर वुड बी नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन 13 में। ऑल्दो द मैनेजर was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid। जब हम लोग सेंटेंस को करते हैं तो कई सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। यहाँ देखिए ये पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। यहाँ भी was keen was done दोनों साथ में यूज़ हुआ है। यहाँ पे हमने yesterday का इस्तेमाल किया है जो कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। और इसकी खासियत क्या है? हम यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। यानी हमें अगर वर्क लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें वर्क लिखना पड़ेगा। अगर हमें प्ले दिया है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्लेड लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर सब कुछ यहाँ पास्ट टेंस में है, सब कुछ यहाँ पास्ट टेंस में है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया गया है। क्यों? वाई? नीडलेस। आपका पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और इसके बहुत सारे क्लू आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ट्राइस के जगह पे यहाँ पे क्या होगा? ट्राइड होगा जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और ऐसा करने पे पूरे सेंटेंस में जो पैरेलल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होता है। क्या मेंटेन होता है? पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। कि पूरे टेंस में जो पूरे सेंटेंस में टेंस का जो बहाव है वो सेंस के हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए। और यहाँ ट्राइस का इस्तेमाल बिल्कुल गलत किया गया है, तो यहाँ होगा ट्राइड। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। देखिए फिर वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरह आ गया। ऑफ व्हाट? तो पहली बात तो आगे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट है, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, और ये हमारा क्या है? प्लूरल है। चलिए देख लिया। ऑफ व्हाट? ऑफ द डिसीजन टेकन बाय। ठीक है, पैसिव वॉइस में है तो टेकन बाय किसके द्वारा? द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज। ये देखिए ये है हमारा वर्ब, वाज नॉट फॉरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें ये है हमारा सब्जेक्ट, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। और वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब वास क्या कर रहा है यहाँ पे? ये बिल्कुल गलत है। हमें क्या चाहिए? हमें प्लूरल वर्ब चाहिए जो कि क्या होगा? जो कि वेयर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरह ये भी सिमिलर क्वेश्चन था, बस ये डिस्गाइज में था। आपको समझना है और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ग्रामेटिकल नॉलेज क्लियर होता जाएगा। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वी नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात की थी कि पूरे सेंटेंस में टेंस का जो फ्लो है वो पैरेलल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सेंस होना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें, वी नेवर कंसीडर्ड, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। किसको? कंसीडर्ड हिम। इसके बाद कंसीडर के बाद आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, याद रखिएगा। कंसीडर के बाद प्रीपोजिशन बिल्कुल भी यूज ना करें। सो वी नेवर कंसीडर हिम टू बी अ पर्सन हु वुड। यहाँ भी देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हु वुड के बाद क्या आती है? वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि बिल्कुल सही है। गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। देखिए डू, ये डू क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होने वाला इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंस में यूज होता है डू या डज। डू नॉट, डज नॉट। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का क्या काम है? जबकि पूरे सेंटेंस का फ्लो जो है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डू का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। यहाँ पे होना है डिड नॉट, जो भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसे कहते हैं पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी PGS। याद रखिएगा PGS आपको फॉलो करना है। पूरे सेंटेंस में टेंस का फ्लो एक ही तरह का होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बहुत ही शानदार सवाल है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हैविंग फिनिश्ड स्कूल रमेश थॉट गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ सम जॉब। देखिए इन सर्च ऑफ ये गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है और ये हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल होता है, इसी सेंस में इस्तेमाल होता है, नौकरी के खातिर। ठीक है, गोइंग टू कहाँ जा रहा है? बॉम्बे। टू की टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ये इन्फिनेटिव वर्ब नहीं बल्कि प्रीपोजिशन के इस्तेमाल हो, क्योंकि ये नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है, गोइंग टू समवेयर। ओके ओके, रमेश थॉट ये भी ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे।
फाइन। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, आप एक्चुअली ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर में, एक तरह से मैं अगर कहूँ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर में ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने एकेडमिक जो शिक्षा हासिल की है, अपने कॉलेज में स्कूलिंग में शिक्षा हासिल की है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई है आप मैच्योर हुए हैं, और मैच्योरिटी के साथ इस तरह के सेंटेंस को समझने का एक प्रयास करना पड़ता है। ये पढ़ के ही लगता है कि यहाँ पे कुछ ऑकवर्ड सी फीलिंग आ रही है। देखिए वो कहना क्या चाहता है, स्कूल के बाद यानी स्कूल की पढ़ाई के बाद रमेश ने सोच रखा है बम्बे जाएगा जॉब की तलाश में। सो यहाँ पे हमने जो ये पास्ट पार्टिसिपल का जो इस्तेमाल किया है, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, इसका द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस फ्रेज having finished at school, I am repeating once again, the present structure of this phrase having finished at school is totally meaningless according to the sense of the sentence in the latter part of the sentence. Here the actual phrase will be after schooling, isn't it? Yes, after schooling I thought, Ramesh thought, he thought, she thought going to Bombay इन सर्च ऑफ सम जॉब। सो ये जो है आपकी मैच्योरिटी के सेंस से आता है, और प्रैक्टिस करने से ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं आजकल। ऐसे क्वेश्चंस SBI PO में खास करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर जाते हैं, वो देखते ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत हुई है ईच ऑफ। ओके, मैंने आपको पहले बताया था नीदर ऑफ, एवरी, ईच ऑफ, every of, है ना। each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester. okay, मैंने आपको बताया था कि each of के बाद या every of के बाद या जो भी हो, अगर उसमें अगर ऑफ लगा हुआ है या either of के बाद, जो भी इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये ऑफ 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 को देखिए, इसके पहले कंजंक्शन है, इसके पहले हम जो नाउन का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। याद है आपको, एक और है वन ऑफ। वन ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, और जितने भी प्रोनाउन आगे हमें इस्तेमाल करने हैं वो भी सिंगुलर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल है, पर हम कलेक्टिवली सबकी बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लूरल स्टूडेंट्स कलेक्टिवली, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज स्टूडेंट्स इंडिविजुअली विद द हेल्प ऑफ ईच ऑफ। अगर ग्राउंड में 100 स्टूडेंट्स हैं और हम ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट अ चॉकलेट कह रहे हैं, यानी हम सभी को एक साथ चॉकलेट नहीं दे सकते हैं, एक एक करके स्टूडेंट के पास जाके हमें उन्हें चॉकलेट देना होगा, इंडिविजुअली स्टूडेंट के पास जाके चॉकलेट देना होगा, लेकिन देना सभी को होगा, इसलिए स्टूडेंट्स हो गया, लेकिन देंगे एक एक करके। यानी हमारा जो ईच ऑफ का सेंस है वो हमारा क्या है, सिंगुलर है, वो हमारा क्या है, सिंगुलर है। और अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो मैंने अभी कहा, जो प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, मैंने कहा था इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, सबको अपना अपना रिसर्च पेपर लिखना है ना। स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट कंप्यूटर क्लास में हैं, सबको टाइप करना है, अपना अपना इंडिविजुअल रिसर्च पेपर टाइप करना है। तो देयर कैसे होगा, उनका अपना अपना इंडिविजुअल स्टूडेंट का, यानी यहाँ पे मस्कुलाइन जेंडर हम हिज का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल, जब यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई ना हो तो हम मस्कुलाइन जेंडर का इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये हमेशा याद रखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैंने इसको आई होप अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, इसे बार बार देखें तो यहाँ पे प्रोनाउन सिंगुलर होगा। याद रखिएगा, इन सारे वर्ड्स के बाद नाउन हमारा प्लूरल होता है, ठीक है, वर्ब सिंगुलर होता है, प्रोनाउन जो है सिंगुलर होता है, क्योंकि जो नाउन तो बहुत सारे होते हैं पर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं, एक एक की बात कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट्स। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। फिर से यहाँ पे देखिए, एवरी वन ऑफ के बाद क्वेश्चन करिए व्हाट, और इसके बाद जो भी हो उसका वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए था।
क्योंकि हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है एवरीवन, हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है एवरीवन। सो एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड, आपको पता है कि ऑफ के बाद हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, तो ये बिल्कुल सही है, यू सजेस्टेड। और जो वर्ब होगा वही मैंने आपको बताया था, वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो एवरीवन है, फिल्म्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी कर रखा है। आगे देखते हैं। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ कह रहा है द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, यहाँ पे ध्यान दे तो यहाँ पे दो नाउन है, सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। तो ऐसा लगता है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्तियों की बात की जा रही है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, जो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल, जो द डेफिनेट आर्टिकल है वो सिर्फ सेक्रेटरी के पहले किया गया है, प्रिंसिपल के पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं है। इस परिस्थिति में आपको एक बात याद रखनी है कि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन हु इज बोथ अ सेक्रेटरी एंड ऑल्सो अ प्रिंसिपल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टू सेपरेट पर्सन। Yes, we can talk about two separate person when the same article the has also been used before the word principal। अगर principal के भी पहले द का इस्तेमाल होता तब सेंटेंस होता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तब we are talking about two different persons, the first one is the secretary and the second one is the principal। तब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता वो क्या होता, प्लूरल हो जाता। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, दा का इस्तेमाल सिर्फ सेक्रेटरी के पहले हुआ है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है, सिंगुलर है, वन पर्सन की हम बात कर रहे हैं। जो दो पोस्ट बैठा है वो सेक्रेटरी भी है स्कूल कॉलेज का, प्रिंसिपल भी है, इसलिए हमारा जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। लेकिन अगर दोनों के साथ अगर आर्टिकल द का इस्तेमाल हो गया होता तो ये आर बिल्कुल सही था, लेकिन इस परिस्थिति में ये गलत है, यहाँ पे इज होगा। चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ हाई टाइम द गवर्नमेंट टेक्स इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट मलेरिया, है ना। सो अगर आप इसे ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ हाई टाइम और होता है इट इज़ टाइम और इट इज़ राइट टाइम। ये जितने भी फ्रेज एग्जाम में आपको मिलेंगे, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, आंख बंद करके आपको इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, यानी आपको पास्ट इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। याद रखिए, एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, किसी सिटिंग में ये आएगा ही आएगा, चाहे फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या क्लोज टेस्ट या फिर एरर स्पॉटिंग में हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हो, लेकिन ये आना है। सो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ हमें दिया इट इज़ हाई टाइम, है ना, तो यहाँ पे टेक्स का इस्तेमाल गलत है, यहाँ इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी और वो होता है टुक, वो होता है टुक। तो ये हमारा सही जवाब होगा। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, वी ऑलवेज यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप द मेथड इज क्लियर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल भी बहुत बढ़िया है। सेंटेंस की शुरुआत हेयर से हुई है, लेकिन अंत में देखिए एक्सक्लामेशन साइन नहीं है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे हम करते हैं ना, हेयर कम्स द ट्रेन, लो ट्रेन आ गई। ये जो एक्सक्लामेशन जो होता है, जिसकी शुरुआत हेयर या देयर से होती है और अंत में एक्सक्लामेशन साइन होता है, इसके बाद हमेशा हेयर के बाद जो हेयर जो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ, इसके बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले वर्ब का इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। सो हेयर इज़ द मनी दैट यू लेंट इट टू मी। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पे मनी नाउन है, ओके, और ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन याद रखिएगा, और इसके बाद दैट का इस्तेमाल किया गया है, यानी दैट कौन है, मनी को, यानी दैट को हम प्रोनाउन में क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। सो हमने नाउन का इस्तेमाल किया है और उसको रिपीट करने के लिए हमने फिर दैट से उसको हमने रिलेट किया है, तो दैट का मतलब होता है मनी। तो आगे जो भी हम वर्ब यूज़ करेंगे वो दैट के हिसाब से करेंगे, मनी के हिसाब से करेंगे। तो देखिए, हेयर इज़ द मनी
दैट यू लेंट टू मी, फिर यहाँ दोबारा इट का इस्तेमाल किया गया है, और इट भी एक तरह का प्रोनाउन ही है जो मनी के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो यहाँ बिल्कुल यूजलेस है, फ्यूटाइल है, नीडलेस है, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने ऑलरेडी मनी के बाद ही रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, और रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल जनरली ठीक जिस नाउन के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है ठीक उसके बाद ही इसका इस्तेमाल होता है। दोबारा किसी पर्सनल प्रोनाउन, इट क्या है पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ऑलरेडी एक रिलेटिव प्रोनाउन हमने इस्तेमाल कर लिया है, उसके बाद उसी नाउन के लिए पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, वर्जित है, इसको अवॉइड करें। सो हमारा सही सेंटेंस होगा हियर इज द मनी दैट यू लेंट टू मी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है द इंडियन टैक्स लॉ रिक्वायर्स एवरी सिटीजन पेज हिज इनकम टैक्स बिफोर ही लीव्स अनदर कंट्री। देखिए ये एक जनरल फैक्ट बता रहा है। क्या बता रहा है? जनरल फैक्ट। एक इन्फो शेयर किया जा रहा है ना, एक इन्फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है। और कोई भी फैक्ट हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। कहाँ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। द इंडियन टैक्स लॉ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा वर्ब देखिए सिंगुलर है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और येस लगा है। एवरी सिटीजन है, यहाँ पेज आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, यहाँ ही के बाद ही क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस और येस का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही है। लेकिन गलती यह है कि जब हम वर्ब रिक्वायर, एक स्पेशल वर्ब है, हम रिक्वायर का इस्तेमाल करते हैं या रिक्वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बाद द इंडियन टैक्स लॉ रिक्वायर्स एवरी सिटीजन, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्फिनिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, यानी कि टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिंपल वर्ब का। यहाँ पेज का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। यहाँ सही सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा द इंडियन टैक्स लॉ रिक्वायर्स एवरी सिटीजन टू पे। requires what? Requires every citizen to pay his income tax before he leaves for another country. What else? ये तो आपके एकेडमिक मैच्योरिटी सेंस से भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है, और ग्रामेटिकल भी ये गलत है। तो रिक्वायर के बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्फिनिटिव वर्ब को फॉलो करता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ टू पे होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 सीरीज का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ही हैज़ नोन मी, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सही है। नोन मी, नोन के बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ना करें। ओके, मी अगर है तो ही हैज़ नोन मी सिंस 6 ईयर। विच 6 ईयर्स? कौन से 6 साल? 90 से 96, 2000 से 2006, 2005 से 2011, है ना। तो यहाँ पे जो टाइम है वो अनस्पेसिफाइड है, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बल्कि इसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, है ना। और पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि फॉर का इस्तेमाल होता है। सिंस का इस्तेमाल हम लोग स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं। जैसे कि अगर दिया हो सिंस 1990, तो अगर 1990 दिया हो तो है पता है कब से है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, पर्टिकुलर टाइम दिया है, तो हम यहाँ पे सिंस का नहीं बल्कि फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तो होगा ही, क्योंकि हम 6 सालों से उसको जानते आए हैं, सिंस का इस्तेमाल हुआ है, तो ये जो है प्रीसीड करेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। नो साउंड बट देयर ओन वॉइसेस वेर हर्ड। ओके, सो इस सवाल को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। केवल उनकी आवाज़ें ही सुनी गई थी। अगर इस सेंटेंस को हिंदी में कहना हो, किसी की नहीं, केवल उनकी आवाज़ें सुनी गई थी। नो साउंड बट देयर ओन वॉइसेस वेर हर्ड। अब देखिए देयर हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। ओके, सो वॉइसेस देयर है तो उनके कई सारे वॉइसेस होंगे, तो हमारा नाउन भी क्या है? प्लूरल हुआ, है ना। देयर वॉइसेस, तो यहाँ वॉइसेस है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। और वेयर के बाद मुझे पता है वाज और वेयर के बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है पैसिव वॉइस में, यानी हमारा सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ये देखिए, ये नो एरर क्वेश्चन था। इतने सारे क्वेश्चन हम लोग एरर कैसे करते हैं, इसमें आपको नो एरर दे दिया गया। ये भी एग्जाम्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही शानदार है। ये आपके ग्रामेटिकल नॉलेज को चेक करता है कि आपका ग्रामर कितना स्ट्रांग है। देखते हैं। इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम होता, आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन।
है ना। यदि मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं एक करोड़पति होता, यदि मैं एक पक्षी होता, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें अनरियल सेंटेंस कहते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं, जहाँ पे हम केवल कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं कि काश ऐसा होता तो काश वैसा होता, लेकिन वो पॉसिबल तो नहीं है। इस तरह के अनरियल, इमेजिनरी और सपोजिशनल सेंटेंस में इररेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमारा वर्ब जो होगा वो प्लूरल और पास्ट टेंस होगा। तो यहाँ पे वाज गलत है, यहाँ पे क्या होगा, वेर होगा। जैसे इफ आई वेयर अ बर्ड डॉट डॉट डॉट, यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वेयर अ बिलियनियर डॉट डॉट डॉट, इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो इस तरह के जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं हमेशा याद रखिए पास्ट टेंस और प्लूरल वाले वर्ब वेयर का इस्तेमाल करता है या हैड का इस्तेमाल भी किया जाता है, डिपेंड करता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल और प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इट इज़ हाई टाइम, अभी आपको मैंने कराया था, ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 legs। तो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ टाइम, इस तरह के जो फ्रेज होते हैं इसके बाद हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। और आपको पता है स्टैंड फर्स्ट फॉर्म होता है और स्टूड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये तो बिल्कुल सही है। तो फिर गलत क्या है, गलत क्या है, ऑन हिज ओन 2 legs। अरे इंसान के तो 2 ही पैर होते हैं, तो इन्हें मेंशन करने की क्या ज़रूरत है। 4 पैर होते, 3 पैर होते तो हम कह सकते थे भाई वो 2 पैर पे खड़ा है, जबकि है 3 पैर, जबकि है 4 पैर। तो जो चीज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है, वहाँ उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये नीडलेस है, बेसलेस है। यहाँ ग्रामर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ लेग्स होगा, टू का इस्तेमाल नहीं होगा। सी पार्ट में एरर है। इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन लेग्स। अब समय आ गया है कि उसे अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए था। सो ये अंडरस्टूड है। सो क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हैड ही टोल्ड मी अर्लियर, अगर उसने मुझे पहले बता दिया होता था अबाउट दिस, इसके बारे में, आई वुड हेल्प हिम, तो मैंने उसकी मदद की होती। देखिए सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। सेंटेंस के एक पार्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखिएगा, और दूसरे पार्ट में वुड दिया हुआ है। जब भी किसी सेंटेंस के एक पार्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दूसरे पार्ट में याद रखिएगा वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही फॉलो करेगी। क्योंकि ये जो हैड के साथ जो आता है इसे हम लोग सब क्लॉज कहते हैं, या इसे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये अपना पूरा मीनिंग अकेले नहीं दे पाता है, इनकम्प्लीट सेंस है। जबकि आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, ये कंप्लीट है, इसको पिछले वाले सेंटेंस की जरूरत ही नहीं है। तो जब सब क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब सब क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो, तो इस तरफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी वुड के साथ हैव आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ गलत है, यहाँ होगा, आंसर क्या होगा, आई वुड हैव हेल्प। वो क्या कहना चाहता है कि यदि उसने इसके बारे में मुझे पहले बता दिया होता था तो मैंने उसकी मदद कर दी होती। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंस है ये, आपको समझना होगा, टेंस का प्रॉपर नॉलेज देखना होगा। मैं टेंस की वीडियो ला रहा हूँ, शानदार वीडियो ला रहा हूँ, जो ऐसी टेंस की वीडियो जहाँ सिर्फ यही नहीं सिखाया जाए कि हिंदी का इंग्लिश कैसे किया जाता है, बल्कि टेंस को सीखने के बाद टेंस को कैसे SBI PO, IBPS, RRB, FCAT, NDA, CDS, UPSC के आने वाले बेहतरीन क्वेश्चंस में टेंस को डायरेक्टली कैसे अप्लाई करते हैं, उसे कैसे उसके एप्लीकेशन पे यूज़ करते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। वो होता है एक्चुअल टेंस। इंतज़ार कीजिए, मेरे काबिल एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो बहुत जल्द आने वाली है और ये शानदार वीडियो होगी, अब तक की टेंस की सबसे बेहतरीन वीडियो होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे वन ऑफ का इस्तेमाल हुआ है ना। अभी मैंने आपको बताया था ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ। इन सब के बाद जो नाउन का इस्तेमाल होता है वो कैसा होता है? प्लूरल होता है। सही है। दैट यानी कि नॉवेल के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके बाद जो हम वर्ब की इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या होता है? तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या होगा? हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। क्यों होगा? आप सिर्फ ग्रामेटिकल नॉलेज के दृष्टिकोण से मत देखिए, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्रामेटिकल नॉलेज बट ऑल्सो योर सेंस ऑफ मैच्योरिटी और एकेडमिक नॉलेज। देखिए नॉवेल्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हम सारे नॉवेल्स की बात कर रहे हैं? हम वन ऑफ उसमें से किसी एक, यानी इंडिविजुअल सेंस है। तो आप समझिए, आप केवल ग्रामर के चक्कर में पढ़ के रूल्स को रट्टा मारने का मत कीजिए, एग्जाम में फंस जाएंगे। आप देखिए नॉवेल्स आर सो मेनी बट वे टॉकिंग अबाउट वन ऑफ देम। तो वर्ब भी तो जो वन ऑफ देम नॉवेल, जो आप एक टाइम में एक ही नॉवेल पढ़ोगे ना, या एक ही नॉवेल के बारे में बात करोगे ना, तो वर्ब तो उसी एक नॉवेल के हिसाब से होगा। तो आर कैसे होगा? इज होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉलेज ऑफ at least 2 languages are required to pass the examination. सेम क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ व्हाट? आप सवाल कीजिए व्हाट, अब उसके बाद कुछ भी आ जाए क्या मतलब है? लेकिन याद रखिए ऑफ के बाद जो आएगा वो प्लूरल आएगा। लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा इस सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल सब्जेक्ट? नॉलेज। और नॉलेज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर हमारा सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री होना है। आर कैसे होगा? हम आर को लैंग्वेज के हिसाब से दिए हैं, ये गलत है। ऑफ के बाद क्या आता है? क्या मतलब? हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है नॉलेज, और नॉलेज हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? आर कैसे होगा? इज ना होगा। सो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये इस वीडियो का जो आज पहला सीरीज है, इसका ये अंतिम सवाल है। ऐसे और भी वीडियो आते रहेंगे। अंतिम सवाल को ले लेते हैं। इट इज़ आई, ये मैं हूँ, हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। देखिए यहाँ पे आई एक प्रोनाउन है, और आई के बाद हमने हु का इस्तेमाल। ये मैं हूँ जो यानी कौन? आई। यानी यहाँ हु क्या है? यहाँ हु है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। यानी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ हु का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? आई के लिए हुआ है। और आई क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। यानी यहाँ ये जो हु है, हु इज इक्वल टू आई। अगर हु इज इक्वल टू आई है तो आई में क्या आई में क्या इज लगता है? नहीं। क्या लगता है? एम लगता है। पढ़ने में भले ही ऑड लगता हो, कन्वर्सेशन में हम इजी इस्तेमाल करते हैं, पर ग्रामर में एक्चुअल हमारा सही आंसर क्या होगा? एम। सो हमारा सही आंसर क्या होगा? इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स बताइए, आपको ये स्पॉटिंग एरर का ये पहला सीरीज कैसा लगा? है ना बेहतरीन? आपका ग्रामर भी रिवीजन हो रहा है, ग्रामेटिकल नॉलेज भी क्लियर हो रहा है, और ये सिर्फ पहला सीरीज है। ऐसे और शानदार क्वेश्चन, मेमोरी बेस के सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा अपने वीडियो में, क्योंकि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कराता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन करे कोई फ़ायदा नहीं है। आप सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करिए, और लेटेस्ट पैटर्न के, अलग अलग पैटर्न के मैं क्वेश्चंस भी लाऊंगा स्पॉटिंग एरर में, जो आजकल SBI PO क्लर्क वगैरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वहाँ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और अपने ग्रामेटिकल नॉलेज को कैसे अप्लाई करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। मेरे चैनल काबिल एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियोस की मिलती रहे। लगातार वीडियोस बन रही है, रोज़ वीडियो बन रही है, और जल्द मैं अगली सीरीज के साथ आऊँगा और हर टॉपिक पे आऊँगा, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे करंट अफेयर या जनरल स्टडीज़ हो। हर टॉपिक को आपको पढ़ाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि आप इससे बहुत कुछ सीख सकें और अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सके। मेरी शुभकामना है आप लोगों के साथ। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।